Hello, commandos. Hello, everyone. Welcome to Biomentor Classes Online. रिकप सीरीज में आपका स्वागत है। आज रिकप सीरीज में हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का सेकंड लेक्चर। उम्मीद है आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा। ये भी उम्मीद है कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल को लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट करें। ओके, a wire in the form of a square of side A carries a current I, then the magnetic induction at the center of square of wire is magnetic permeability of free space is mu naught. तो एक स्क्वायर वायर है और हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बनाना पसंद करेंगे। ये हमने स्क्वायर बना लिया, थोड़ा हम बड़ा ही फिगर बनाना चाहते हैं। यस, ये स्क्वायर वायर है, इसमें कितनी करंट पास हो रही है? आई एम्पियर। और स्क्वायर की साइड कितनी है? ए आई आई आई। अब स्क्वायर में कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? 4, 1 2 3 4। तो सभी की मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल लगाओ तो हमें पता चलेगा कि सभी की मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। क्योंकि सभी वायर की लेंथ सेम है, करंट भी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू B4। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी 4 टाइम्स ऑफ B1। किसी एक सेगमेंट की आप फील्ड निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये रहा सेंटर। तो अब देखिए, ये हम मान लेते हैं पहला है और ये दूसरी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नंबर 3 और नंबर 4। तो हम फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटर को कॉर्नर से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। सेंटर को हम किससे ज्वाइन कर देंगे? कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइन करा। उसके बाद दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से स्क्वायर की साइड पर, और ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये देखिए। और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा r, ये एंगल होगा आपका θ1, ये एंगल होगा आपका θ2, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा आपका? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा? 45। ये एंगल 90 है। तो θ1, अब ट्रायंगल हम नाम दे देते हैं AMB। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ट्रायंगल AOM में एंगल निकालना है। उसके तीनों एंगल्स को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 180। तो यहाँ से हमें θ1 मिल जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह हम θ2 को भी निकाल सकते हैं 45 डिग्री। अब बचा R निकालना। तो अब देखिए, R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक ट्रायंगल AOM में tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे ड्रॉप होगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? a/2, r अपॉन a/2, ये 1 होगा, 2r अपॉन a। तो r की वैल्यू आ गई a/2। क्योंकि आपको करंट दी गई है और स्क्वायर की साइड दी गई है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r है, तो वो हमने निकाल लिया। तो अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे ये सारी वैल्यूज। तो B1 हमारा फॉर्मूला था
म्यू नॉट, एक बार आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वैल्यूज को रख दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया आपका A/2 साइन 45 प्लस साइन 45, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए और 2 साइन 45, 2 साइन 45, 2 से 2 कट गया। अब साइन 45 की वैल्यू हम रख देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए दैट इज 1/√2। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसे 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी नेट विल बी 4B1। अब B1 की वैल्यू हम देख लेते हैं एक बार, म्यू नॉट आई अपॉन पाई A√2, म्यू नॉट आई अपॉन पाई A√2। अब देखिए 4/√2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4√2, √2 इंटू √2 2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये हमारा आंसर आएगा B नॉट इक्वल टू 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो अब देखते हैं ये आंसर हमें किस चॉइस में मिलता है। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। जिस तरह से हमने स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, उसी तरह हम एक ट्रायंगल के लिए, हेक्सागोन के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हेक्सागोन आता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। एक बार आप इसे और देख सकते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट कर लें। A current path shaped as shown in figure, ये current path shape है, produce a magnetic field at point P, the center of the arc BC, तो ये arc BC है। If the arc subtend an angle of 30 degree and the radius of the arc is 0.6 meter, what is the magnitude of the field at point P if the current is 3 ampere? तो देखिए सबसे पहली बात, पॉइंट पी पर 3 मैग्नेटिक फील्ड होंगी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी? 3, एक इस वायर की, एक आर्क की और एक इस वायर की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि पॉइंट पी इसके एक्सिस पर है, ये देखिए पॉइंट पी इसके एक्सिस पर है, तो पहली मैग्नेटिक फील्ड और तीसरी मैग्नेटिक फील्ड 0 होंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कहते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3, तो 2 तो 0 हो गई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B2, जो कि आर्क के कारण होगी। इस आर्क में कितने एम्पियर करंट फ्लो होती है? 3 एम्पियर, और वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है? 30 डिग्री, और रेडियस ऑफ आर्क कितनी है? 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। तो इसको करने के लिए आपको एक थ्योरी मालूम होना चाहिए। एक सर्कुलर आर्क है, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई, ये उसका सेंटर है, तो और मान लीजिए ये उसकी क्या है? रेडियस है, और वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है? थीटा। तो मैं और मान लीजिए कि आर्क की लेंथ कितनी है? आर्क की लेंथ कितनी है? डेल्टा एल। तो पहला कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल बाय आर स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, डेल्टा एल बाय आर स्क्वायर। पर आप जानते हो आर्क कैन बी रिटन एज
एंगल सबटेंडेड इनटू रेडियस। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आर्क लेंथ की। तो आर्क लेंथ है तो डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं थीटा आर। तो दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एक आर्क के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डेल्टा एल की जगह हमने लिखा थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर, थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि थीटा किस में होना चाहिए, इन रेडियंस। थीटा को किस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। तो अब वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आर्क जिसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, 30 डिग्री, और उसकी रेडियस है 0.6। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला यूज करेंगे आई थीटा बाय आर। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, ये हम जानते हैं। करंट की वैल्यू दी गई है 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 एम्पियर, और रेडियस दी गई है 0.6 मीटर। तो वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁻⁷, करंट 3 एम्पियर। अच्छा, अब थीटा क्योंकि दिया गया है 30 डिग्री, थीटा दिया गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। कैसे बदलोगे, ऊपर नीचे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 बार कट जाएगा। तो दैट इज पाई बाय 6, पाई बाय 6 होना चाहिए डिवाइडेड बाय आर। और आर कितना है, 0.6, आर इज 0.6। अच्छा, ये सब करने से पहले एक बार आंसर देख लेते हैं कि आंसर में म्यू नॉट है कि नहीं। आंसर में म्यू नॉट नहीं है, तो हम म्यू नॉट की वैल्यू बिल्कुल सही जा रहे हैं, पाई बाय 6 एंड 0.6। तो ये हो गया B2 3 पाई इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू 0.6। तो ये कट जाएगा आपका 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका पाई इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.2। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻6, डेसिमल हटा दो, 314 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 314 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻7। और यहां पर देखिए फिर हमने कुछ एक कैलकुलेशन में गलती कर रही हो सकती है। 3 पाई 6 अपॉन 0.6, ये -7 था, इसको सुधारना पड़ेगा, ये -7 था। और फिर यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सुधारते हैं, तो ऊपर देखते हुए सुधार लेंगे 10⁻⁻7 3.14, और यहाँ पे भी हमें सुधारना पड़ेगा 10⁻⁻7। देखिए गलती हुई, पता नहीं चलता है कि गलती होती है पर हो जाती है। मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, 10⁻⁻8। अब इसको डिवाइड करना है, 314 डिवाइडेड बाय 12, 314, तो जितना सिंपल हो सकता है कर लेते हैं। तो 314 डिवाइडेड बाय 12, 2 बार जाएगा 24, 74, 12 6 72, 2.12, एक बार जाएगा 26.1, 26.1 इंटू 10⁻⁻8। तो हमारा आंसर है 26.1 इंटू 10⁻⁻8। तो आंसर देखना पड़ेगा 26.1 इंटू 10⁻⁻8।
तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, और अगर हम डेसिमल को हटा दें तो डेसिमल को हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.61, तो ये कम हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2.61 इंटू 10⁻⁻7। तो अब हमें आंसर को, तो देखिए कैलकुलेशन के कारण ही ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। सवाल इजी होता है, नीट के पेपर को भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन क्या होता है हमारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कमजोर होती है। तो इस रिकैप सीरीज में आपके पास एक मौका है कैलकुलेशन सुधारने का। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 10⁻⁻7 था, तो मैंने अगली स्टेप में इसको -6 कर दिया। तो ये जानबूझ के कोई नहीं करता, पर ये गलतियां होती हैं। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। अब इस सवाल पर हम आ रहे हैं, इसको आप नोट कर लिए। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द फिगर शोन इज, अभी देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है, सी डी 2 सेंटीमीटर, R1 10 सेंटीमीटर, R2 12 सेंटीमीटर, I = 4 एम्पियर। तो आपको इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपने करे भी होंगे प्रैक्टिस में। तो चलिए सॉल्यूशन स्लाइड पर मूव करते हैं। इनसाइड है, आउटसाइड है, इनसाइड है, आउटसाइड है, 4 आंसर है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर देंगे। ये हमारा पहला वायर है और ये है हमारा नंबर 2, और ये है तीसरा वायर, और ये है हमारा चौथा वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 शेप है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें 4 मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की। अब फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों होगी 0 भाई? क्योंकि वो वायर के एक्सिस पर है। इसी तरह थर्ड की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? 0 होगी। तो 2 तो निकल गई हमारी। अब हमारे को निकालनी है सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4 पाई I करंट अपॉन रेडियस R1। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल लगाया तो इसकी डायरेक्शन हमें मिल गई क्रॉस। उसके बाद चौथे की मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगी। तो हम देखते हैं कि B2 और B4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि B2 और B4 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि R2 बड़ी रेडियस है। जब डिवाइड बड़े से होता है तो हम कह सकते हैं B4 इज लेस देन B2। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B2 डिसाइड करेगी। B2 माइनस B4, बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। क्योंकि हम B2 से B4 को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? B2 का जो डायरेक्शन होगा वही नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो नेट फील्ड होगी B2 माइनस B4 क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर। तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। अब 2 आंसर बचे। आंसर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, B2 माइनस B4। तो चलिए करते हैं। नेट फील्ड हो गई आपकी B2 माइनस B4। अब वैल्यूज रख देंगे। B2 की वैल्यू μ0/4 I अपॉन R1, और इसकी वैल्यू μ0/4 I, क्योंकि करंट सेम है R2 तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हम ले लेंगे μ0/4 इंटू I, तो ये बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। पर ये न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी नेट को हम लिख सकते हैं μ0/4, करंट दी गई है
4 एम्पियर। अगर आप ध्यान दें तो करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 एम्पियर दी गई है। तो अब देखिए बड़ा आसानी से ये कट गया, तो बचा R1 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलिए, R2 12 सेंटीमीटर, मीटर में बदलिए, तो ये हो जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट, बाहर आएगा 100/10 माइनस 100/12, कैंसिल मत करिए, तो बी नेट हो जाएगी म्यू नॉट, 100 बाहर आ गया, 1/10 माइनस 1/12, एलसीएम लीजिए, म्यू नॉट इंटू 100, एलसीएम आएगा 60, तो ये आएगा 6 माइनस 5, तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कैंसिल, और 2 इंटू 3 6, 2 5, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 5/3 म्यू नॉट, 5/3 म्यू नॉट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं इस तरह से, ऐसे सवालों को हम बोलते हैं सेमी न्यूमेरिकल। तो जैसे ऐसा करना हो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फिर कैलकुलेशन में गलतियां बहुत होती हैं। तो 5/3 म्यू नॉट इसका आंसर होना चाहिए, 5/3 म्यू नॉट इनसाइड। द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। A long straight wire carrying a current of 30 ampere is placed in an external uniform magnetic field of induction 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. The magnetic field is acting parallel to the direction of current. The magnitude of resultant magnetic induction in Tesla at a point 2 centimeter away from the wire. Away from the wire. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबसे पहले फिगर समझेंगे। तो देखिए ये आपका वायर है और वायर के पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, और वो यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इक्विडिस्टेंट। तो ये आपका केस हो गया। और वायर में करंट कितनी है, वायर में करंट दी गई है आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट 30 एम्पियर की करंट है, 30 एम्पियर की करंट है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब हमें वायर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कितने डिस्टेंस की बात हो रही है, 2 सेंटीमीटर की। तो ये बात मान लीजिए हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो एक इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लीजिए वायर की मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वायर बोलते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7, करंट हो गई 30, और म्यू नॉट आई अपॉन r। तो ये r था, उसको गलती से 6 लिख दिया, r। अब यहाँ पे r कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 30। तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो गई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब वायर की मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर डायरेक्शन कितनी कैसी होगी, तो ये देखिए राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड पाम रूल से पता चलता है कि यहाँ पे वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्रॉस होगी, क्रॉस होगी। तो अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4
एक हो गई 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और एक हो गई इससे परपेंडिकुलर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस मैग्नेटिक फील्ड और वायर के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वायर के मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इन दोनों में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो बस आप ये वैल्यू रख देंगे। तो बी नेट विल बी बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 10⁻⁻8, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 बाहर आ गया 10⁻⁻4, तो अंदर बचा 16 और 9 25, तो उसका रूट आएगा 5। तो आपका आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आपको करना चाहिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप अगले सवाल को नोट कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में टू सिमिलर कॉइल्स, इसका रेडियस सेम है, आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट देयर सेंटर कोइंसाइड। एट द सेंटर find the ratio of magnetic field due to one coil and the resultant magnetic field by both coils if the same current is flown. तो देखिए पहली चीज है, ये आइडेंटिकल कॉइल्स है, और आइडेंटिकल कॉइल्स होने के कारण हम कह सकते हैं कि उनकी रेडियस क्या है, सेम है। तो ये हो गई कॉइल नंबर 1। अब कॉइल नंबर 2 की बात करते हैं। ये हो गई आपकी कॉइल नंबर 2, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देखिए, और इन दोनों कॉइल की जो रेडियस है वो क्या है, सेम है, और सेम करंट फ्लो हो रही है। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो एक दूसरे के कारण क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। क्योंकि कॉइल्स आइडेंटिकल है इसलिए B1 मस्ट बी इक्वल टू B2। नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगी, इक्वल है तो इसलिए ये हो जाएगी 2B1 स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी √2B1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा गया था कि यहां पर फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 अपॉन B नेट पूछा है, तो इधर ध्यान दीजिए, B1 अपॉन B नेट विल बी इक्वल टू 1:√2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, 1:√2, द फर्स्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकंड में या 40 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करें। The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 cm at a point on the axis at a distance 4 cm from the center is 54 microtesla. What will be its value at the center of loop? तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 54 माइक्रोटेस्ला है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो देखिए पहली बात, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा ही होगी। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम उस डेटा को, तो हमें निकालना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 Ni/r। तो यहाँ पर सर्कुलर लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए गए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होगी μ0/2 I/r, और ये सब आपको दिया गया है। ये इसको हम पहला इक्वेशन बना देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस होती है μ0/2 Ni r²
एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। तो बी सेंटर डिवाइडेड बाय बी एक्सिस, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, एक्सिस पर है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब कैंसिलेशन की बारी आती है, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आई भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन आर क्यूब। अब हम रेडियस की वैल्यू को देखेंगे। तो रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दिया गया 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं इसलिए कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। थ्री सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर टू द पावर 3/2, 3 का क्यूब। तो बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस, बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 टू द पावर 3/2 अपॉन 27 अपॉन 27। आगे बढ़ते हैं तो बी सेंटर को लिख सकते हैं बी एक्सिस इंटू 25 टू द पावर 3/2 अपॉन 27। अब ये दिया हुआ है आपको 54 माइक्रो टेस्ला, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर टू द पावर 3/2, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5 क्यूब बाय 27। तो ये 2 बार कैंसिल होगा, 5 का क्यूब होगा 125, 5 क्यूब विल बी इक्वल टू 125। तो 250 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए 250 माइक्रो टेस्ला, दैट इज द फर्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लिखी, एक्सिस पे लिखी, फिर दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद काम क्या था, बहुत आसान था, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। Two parallel long wires A and B carry current I1 and I2. So I2 is less than I1. When I1 and I2 are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is 10 micro Tesla. ये माइक्रो यहाँ मिसिंग था तो मैंने लिख दिया 10 micro Tesla. If I2 is reversed, the field becomes 30 micro Tesla. The ratio of I1 upon I2 is, first answer 1, second answer 2, third answer 3 and fourth answer 4. तो सबसे पहली बात है, दोनों वायर में करंट पहले
सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी और उनके मिड पॉइंट पर फील्ड की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। ये रहा हमारा पहला वायर, और ये रहा हमारा दूसरा वायर, और मान लेते हैं कि वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2r। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। अब इसके बीच में मिड पॉइंट पर मान ले एक पॉइंट है M जो बिल्कुल बीचों बीच है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो टेस्ला। तो सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। तो I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी क्रॉस, और I2 की मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट M पर क्या होगी, डॉट। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R, that will be cross, and B2 will be equal to mu naught upon 4 pi 2 I2 upon R, that will be dot। और क्वेश्चन में दिया गया है कि I2 is less than I1, तो इससे हमें पता चलता है कि B1 is greater than B2। तो नेट फील्ड होगी B1 माइनस B2, और नेट फील्ड दी गई है आपको 10 माइक्रो टेस्ला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बाय R माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाय R। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे से R कॉमन आ जाएगा, तो हमें आ गया, मिल गया I1 माइनस I2। यह हमारा पहला इक्वेशन। मिडवे पे हमने फील्ड निकाल ली। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फील्ड 30 माइक्रो टेस्ला हो जाती है। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। अब करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। इसका मतलब दोनों वायर में करंट क्या होगी, अब सेम डायरेक्शन में होगी। तो I1 और I2 आर इन, पहले क्या था, I1 I2 सेम डायरेक्शन में था। अब करंट की डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा रिवर्स कर दिया है। तो ये हो जाएगा I2। अब देखिए मिड पॉइंट M पर I1 की फील्ड कैसी होगी, क्रॉस, और I2 की फील्ड कैसी होगी, ये भी होगी क्रॉस। तो B1 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R क्रॉस, B2 हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बाय R क्रॉस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 प्लस B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब कहा गया है क्वेश्चन में कि डायरेक्शन जब रिवर्स कर देते हैं तब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। तो ये हो गया 30 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन R प्लस 2 I2 अपॉन R। तो ये हो गया 30 इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R I1 प्लस I2। तो ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब पहले और दूसरे इक्वेशन से हमें I1 अपॉन I2 निकालना है। तो ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन इसको बनाया। तो B1 था हमारा 10 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R I1 माइनस I2, और ये था 30 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R
I1 प्लस I2, ये दो इक्वेशन हमने बना लिए थे। अब क्या करिए, इस सेकंड को फर्स्ट से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 30/10, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2। तो I1 प्लस I2 अपॉन I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर अब तैयार है। तो ये हो गया 3I1 माइनस I2 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये हो गया 3I1 माइनस 2I1 इक्वल टू I2, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3I2। तो ये हो गया 2I1 इक्वल टू 3I2 प्लस I2, ये हो जाएगा 4I2। तो I1 बाय I2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो I1 बाय I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। I1 बाय I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। सो दिस इज द राइट आंसर। ये रिवीजन है, रिवीजन में हमें डिफरेंट वेरिएशन के जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और जब हम नीट के पेपर में जाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि जब वो पेपर हमें बहुत आसान और बहुत जल्दी समय में, कम समय में हम एक्यूरेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वेरिएशन की प्रैक्टिस क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और आप ये मत देखिए कि कितना टाइम लग रहा है, आप ये देखिए कि आप सीख कितना रहे हैं। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी पैरेलल वायर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। Two parallel long straight conductors are placed at right angle to the meter scale। तो ये एक आपकी मीटर स्केल है, मीटर स्केल at 2 centimeter mark and at 6 centimeter mark as shown in figure। if they carry currents, ये दे है, if they carry currents I and 3I respectively in the upward direction, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, इसमें 3I फ्लो हो रही है, then will produce zero magnetic field at what। जीरो मार्क पर प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड आंसर 9 सेंटीमीटर मार्क पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। थर्ड आंसर 3 सेंटीमीटर के मार्क पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। चौथा आंसर 7 सेंटीमीटर के मार्क पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो देखिए 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में किसी भी पॉइंट पर आई की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस होगी अंदर की तरफ, और 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में किसी भी पॉइंट पर जो 3I की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट होगी। तो जो हमें नल पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में ही मिलेगा, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में ही मिलेगा। तो अब अगले स्लाइड पे जाके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वैसे भी हम आंसर पढ़ते हैं 9 सेंटीमीटर, 0 मार्क, 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें करंट कितनी है आपकी, इसमें करंट है I, इसमें करंट है 3I, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, एक 2 सेंटीमीटर पे, एक 6 सेंटीमीटर पे, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और इसकी I से डिस्टेंस कितनी है, R। अगर I से डिस्टेंस R है तो 3I से डिस्टेंस होगी 4 माइनस R। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती है तो हम कह सकते हैं B1 इक्वल टू B2। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू करंट अपॉन R म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2 करंट 3I डिस्टेंस 4 माइनस आर। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ बचा I। अच्छा I भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3 अपॉन 4 माइनस आर। तो 4 माइनस आर इक्वल टू 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू आर। तो इसके हिसाब से तो 1 सेंटीमीटर पे इस वायर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो आप वापस फिगर की तरफ चलते हैं। इससे 1 सेंटीमीटर, तो इस वायर से 1 सेंटीमीटर अगर हम चलेंगे तो हम कौन से मार्क पर पहुंचेंगे? 3 सेंटीमीटर के मार्क पर पहुंच जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर मार्क। ऐसे इसको किया जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। 1 मिनट में आप इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आर हमने निकाला 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस वायर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फील्ड 0 होगी, और इस वायर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें कौन सा मार्क मिलेगा? 3 सेंटीमीटर का मार्क मिलेगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। ओके, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मास 60 मिलीग्राम, ये ग्राम है, lies in a direction 30 degree east of north. The Earth's magnetic field at this site is horizontal. तो horizontal magnetic field of Earth की बात हो रही है, and has a magnitude of 0.8 Gauss. What current must be passed through the wire so that it may float in air? G equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन है 10 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 20 एम्पियर, तीसरा 40 एम्पियर और चौथा है 50 एम्पियर। तो चलिए सिचुएशन को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ड्रॉ करा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो हमारा वायर है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पर है। ये आपका 30 डिग्री। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की होती है वो हमेशा एक्ट करती है साउथ टू नॉर्थ। वो हो गई BH, और इस वायर में ये करंट फ्लो हो रही है। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? BIL साइन थीटा इक्वल टू mg, और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो BIL साइन 30 डिग्री इक्वल टू mg, तो BIL बाय 2 इक्वल टू mg। तो हमारा इक्वेशन बन गया BIL इक्वल टू 2mg, BIL इक्वल टू 2mg। तो BIL इक्वल टू 2mg, तो करंट की वैल्यू होगी 2mg अपॉन B इंटू L। बस अब वैल्यूज पुट करना है तो हमें करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो वायर की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, मास है 60 मिलीग्राम, मास है 60 मिलीग्राम। तो सबसे पहले 60 मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम में, फिर ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो वायर का मास हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -5 kg। ये तो मास की वैल्यू होगी। जी की वैल्यू है 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.8 गॉस, तो ये CGS में नहीं है तो 0.8 गॉस है।
तो हम इसको टेस्ला में बदलेंगे। 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टेस्ला में बदल गई। अब वायर की लेंथ के बारे में बात करते हैं। वायर की लेंथ है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30 × 10⁻⁻² मीटर, मतलब हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो चलिए अब इन सब वैल्यूज को इनपुट डालते हैं। 2 6 × 10⁻⁵, जी की वैल्यू 10, मैग्नेटिक फील्ड 0.8 × 10⁻⁻4, और ये हो गया 3 × 10⁻⁻1। अब 3 से आप इस 6 को कैंसिल कर देंगे, 2, तो करंट हो गई आपकी 2 × 2 4, और ये हो जाएगा 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻5। तो ऊपर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 10/0.8, 40/0.8, 400/8। तो करंट का जो आंसर आएगा वो 50 एम्पियर आएगा। द करंट इज इक्वल टू 50 एम्पियर। कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी इसमें? 50 एम्पियर। फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब गिर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो बस इतनी सी अप्रोच हमें इसमें लगानी थी। तो इसका आंसर आ गया 50 एम्पियर। तो आंसर तो हम टिक कर चुके हैं, 50 एम्पियर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। A long horizontal wire A carries a current of 50 ampere. It is rigidly fixed. Another small wire B placed just above and parallel to A, एक छोटा वायर B जिसे A के पैरेलल और A के ठीक ऊपर रखा गया है। The weight of wire B per unit length is 75 × 10⁻⁻⁻N per meter and carries a current of 25 एम्पियर। छोटे वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 25 एम्पियर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वायर बी फ्रॉम ए सो दैट वायर बी रिमेन्स सस्पेंडेड ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्शन। अब देखिए, इसका मतलब है कि बी सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब फ्लोट कर रहा है, मतलब वो गिर नहीं रहा है। ए तो फिक्स है, फिक्स वायर के ऊपर हमने एक छोटा वायर रखा हुआ है, वो गिर नहीं रहा, फ्लोट कर रहा है, सस्पेंडेड है। Also indicate the direction of current in B with respect to A। तो चलिए सबसे पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम वायर ए को ड्रॉ करेंगे। ये वायर ए हो गया, यह हमारा फिक्स वायर है, रिजिडली फिक्स है, फिक्स है लाइक दिस। और इसके ठीक ऊपर एक दूसरा वायर है बी, जो छोटा वायर है। तो ये वायर ए हो गया और ये वायर बी हो गया। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। और अगर ये रिमेन सस्पेंडेड है, मतलब तैर रहा है, गिर नहीं रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर की तरफ लगना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों वायर्स में रिपल्शन होना चाहिए। अब देखिए, ए में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 50 एम्पियर। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो बी में कितनी करंट फ्लो हो रही है? वो हमें दिया हुआ है 25 एम्पियर। तो बी में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 25 एम्पियर। अब देखिए, सवाल ये है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो रिपल्शन के कारण इस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। और
इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, इन दोनों वायर्स के बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं r है। अब मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 L अपॉन R m बाय जी। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 2, पहले वायर में करंट 50, दूसरे वायर में करंट 25 और उनके बीच में डिस्टेंस r, और ये हो गया mg बाय l, वेट पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ जो ये l था हम इसको अपॉन में ले आए और हमें दिया हुआ है वेट पर यूनिट लेंथ, कितना दिया हुआ है 75 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया हमारा 100, 50 इंटू 2 100 और ये पावर हो जाएगी 10 टू द पावर -5। अब बचेगा 25 इंटू 25 अपॉन r, और ये दिया हुआ है 75 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये आपका कैलकुलेशन आ गया 10 टू द पावर -5 इंटू 25 बाय r, 10 टू द पावर -5 इंटू 25 बाय r इक्वल टू 75 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब आप देखिए हम इसको यहां ले आएंगे। अब r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 25 75 को कितनी बार कैंसिल कर देगा 3 बार, और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी r। तो r की वैल्यू हो गई 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो r का आंसर ये होगा, और तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। और करंट की जो डायरेक्शन होगी बी में वो ए के अपोजिट होगी, क्योंकि रिपल्शन होगा तभी ये सस्पेंडेड रहेगा। तो आंसर हमारा सेकंड आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है 1/3 इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको एक बार और चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए। तो ये सवाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, टॉर्क पर बेस्ड सवाल है, इसको नोट किया जाए। A circular loop of radius r, ये दिखाई दिया है 20 सेंटीमीटर, is placed in a uniform magnetic field B equal to 2 Tesla. Magnetic field parallel है in XY plane shown in figure. The loop carries the current I equal to 1 ampere in the direction shown. Find the magnitude of torque acting on the loop. तो लूप पे लगने वाले टॉर्क को हमें निकालना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ लूप, इसलिए टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होती है एन आई ए बी। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर एक ही है, इसलिए हम एन को 1 लिख देंगे, 1 आई ए बी। क्योंकि सर्कुलर लूप है इसलिए हम उसको लिखेंगे आई पाई आर स्क्वायर बी, क्योंकि सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है। अब हमें वैल्यूज डालनी है। तो सबसे पहले करंट 1 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलिए, और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यस, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया आपका 2 पाई, और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 25। तो 2 इंटू 3.14 अपॉन 25। अब क्या करें, एक कैलकुलेशन टेक्निक आपको यहाँ सिखानी है।
जो बहुत अच्छी है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टॉर्क का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 3.14 अपॉन 100। अब देखिए बड़ा आसान हो गया। अब हम 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 2 3 बचा 11, 1 25 अपॉन 100। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आएगी 0.2512 न्यूटन मीटर। तो 0.25 इसका आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर लें। The rectangular coil having 100 turns is turned in a uniform magnetic field of 0.05 upon root 2j as shown in the figure. The torque acting on the loop is। तो ये 4 आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ एक आंसर में करेक्शन हो सकता है। यहाँ 10 की आंसर तो यही आएगा 5.66। तो ये पावर थोड़ा हम चेक करेंगे, ये होनी चाहिए -3। तो अब देखिए, अब फिगर को आप देखिए। सबसे पहले बात देखिए कि जो लूप रखा हुआ है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो देखिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड है, और ये एक्स एक्सिस है। अब लोकेशन की बात करते हैं। तो देखिए ये एरिया वेक्टर, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड। तो सबसे पहली बात है कि जो एरिया वेक्टर है वो होगा हमारा, लेंथ देख लीजिए 0.04 इंटू 0.08 आई कैप होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। 0.05 अपॉन √2 जे कैप, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन √2 जे कैप। नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट 0.5 एम्पियर, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर, क्योंकि कैलकुलेशन करना है। अब हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, टॉर्क इक्वल टू NI A क्रॉस B। तो सबसे पहले हम इसको N 100, करंट 5 इंटू 10⁻⁻1, एरिया वेक्टर 32 इंटू 10⁻⁻4 आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन √2 जे कैप। तो देखिए I क्रॉस जे, तो टॉर्क आ जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 I क्रॉस जे, दैट विल बी K अपॉन √2। अब बहुत सावधानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 10 की पावर को हम एडजस्ट करेंगे, तो इसे लिखेंगे 5 इंटू 32 इंटू 5, और ये 100 में 10 की पावर कितनी है? 2 है। ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर -2 है, डिवाइडेड बाय √2। तो 10 की पावर, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया 25 इंटू 32 अपॉन √2, और 10 की पावर हो गई 2 - 1। देखिए पहले नेगेटिव पावर देख लेते हैं, 2 और 4 6 और 1 7, तो ये आ गई-5। कितनी आ गई? -5।
अब आगे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 32 अपॉन रूट 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये वेक्टर आ गया टॉर्क का, क्योंकि हमें के कैप जरूर लिखना है। अब 25 इंटू 32 800 होगा इंटू 10 टू द पावर -5 के कैप अपॉन रूट 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन रूट 2, 8 अपॉन रूट 2 और ये 2 जीरो है तो ये इसको बना देंगे 10 टू द पावर -3 कैप। अब 8 अपॉन रूट 2 को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो गया 8 अपॉन 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 के कैप। तो 8 अपॉन 1.4 को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 80/14, 2 से कैंसिल कर दो, 40 अपॉन 7, 40 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 5 या 35, 5 एक और जीरो आया 49, 1 0 5.71, 5.7 लिख सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू अंदाजे से 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 के कैप होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये होना चाहिए। 5.66 को हम लगभग 5.7 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 के कैप। तो ये सुधार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। और मैंने अधिकतर ऐसे सवाल रखे हैं जहाँ कैलकुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो आई क्रॉस जे कंसेप्ट आ गई। आई क्रॉस जे को आप क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। Two particles x and y having equal charges, after being accelerated through the same potential difference, enter a region of uniform magnetic field and describe a circular path of radius r1 and r2 respectively. The ratio of mass of x to that of y is। तो दो चार्ज पार्टिकल है, एक x है और एक y है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ को पर मूव करता है। उसकी रेडियस हम लिख सकते हैं 2 इंटू एम इंटू, अब देखिए रेडियस हम इसको एक डिराइव ही कर देते हैं। तो देखिए पोटेंशियल रेडियस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी अपॉन क्यू वी। एम वी को हम लिख सकते हैं √2 me अपॉन क्यू वी, और ई काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 2m इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय √q अपॉन क्यू, रूट में चला जाएगा, इंटू 1 अपॉन बी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल थे, एक x था एक y था। हमने मान लिया इसका मास m1 है, m2 इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, ये दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। एक ही मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि वो एंटर करते हैं इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलने वाली है, ये भी कांस्टेंट है। तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम ओनली, क्योंकि चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो जो रेडियस का रेशियो होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ m1 अपॉन m2 होगा। अब अगले स्लाइड पे जाके इसको सॉल्व करते हैं। तो r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 रूट ऑफ m1 अपॉन m2 स्क्वायर कर दो
तो स्क्वायर करने से क्या होगा, ये पहली चीज, तो स्मॉल लेटर नहीं दिए गए हैं, कैपिटल लेटर दिए गए हैं, तो हमें इसको लिखना है R1 अपॉन R2। स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये मास का रेशियो कितना आएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। द थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तीसरा आंसर सही है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मुझे लगता है कि ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी याद रखिए, और ये भी याद रखिए। तो आंसर इसका आ गया, हमने आंसर टिक कर दिया। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे आपके रिवीजन में आपको मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, मुलाकातें होती रहेंगी और रिवीजन हम लगातार करते रहेंगे। फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।